हाय एवरीवन। सो आज का पेज देख के आपको पता चल ही गया होगा आज हम किस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चीज़ से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। क्वेश्चन इज़ कि क्या वेस्ट एशिया यानी कि जो मिडल ईस्ट में चल रहा है सीज़ फायर सच में पीस लेकर आएगा, या फिर ये एक ऐसी खामोशी है जो किसी बहुत बड़ी रीजनल या शायद ग्लोबल कोलैप्स की तरफ इशारा कर रही है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग ये क्या चल रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है इन सब के। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यही है कि ईरान की षड्यंत्र को समझना। ईरान क्या कर रहा है, क्या करने वाला है और क्या करना चाहता है। तो देखो, हाल ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस ब्रीफिंग सामने आई है जिसका टाइटल है मैपिंग ईरान टैक्टिकल पोस्चर इन वेस्ट एशिया। ये ब्रीफिंग ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की एक नई और खतरनाक डिप्लोमेटिक पॉलिसी को दर्शाती है जिसका नाम दिया गया है जीरो ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। ठीक है, ये जो है आपको दिख रही है जीरो ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, ये क्या है? ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की डॉक्ट्राइन है। इट मीन्स ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो उनकी सोच है, क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये सब उनकी है। ये बेस्ड है जो स्टेटमेंट डिलीवर्ड हुई थी ब्रिक्स समिट पर। ठीक है, ये उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले क्या है कि ये ब्रीफिंग कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये आधारित है उन स्टेटमेंट्स पर जो हाल ही में ब्रिक्स समिट के दौरान डिलीवर किए गए थे। इसमें साफ दिखाया गया है कि कैसे हाल ही में हुए सीज फायर एग्रीमेंट्स के बाद भी डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन और जियो इकोनॉमिक लिवरेज की एक नई जंग शुरू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के एक एक पेज को डीपली डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ईरान का मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्टैंस बदल रहा है, कैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक हथियारी रास्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और इस पूरे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में हमारे देश इंडिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आई थिंक आप सबको पता ही होगा, इतने दिनों से जो हमारे साथ हमारे देश में हो रहा है, वी ऑल नो कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास फैमिली पर असर डालेगी, इवन सब पे डालेगी, नॉट ओनली मिडिल क्लास बल्कि सारी जो भी क्लासेस है उन सब पे असर डालने वाली है। सब किसी न किसी तरह से जो पूरी जनता है इस देश की, उन पर असर पड़ेगा, नेगेटिवली ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक चुका है, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अभी पेट्रोल और डीजल जो है वो 3 रुपये महंगा हो गया है। अमूल दूध जो है वो 2 रुपये महंगा हो गया। ये 13 महीनों में पहली बार उन्होंने अपनी जो प्राइस है वो बढ़ाई है। वैसे ही शुगर का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है ताकि हमारे देश में जो नीड है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो ये जो पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में हमारे देश इंडिया पर क्या असर पड़ने वाला है, हम इसको भी देखेंगे। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आखिरी तक बने रहना है। आखिरी में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था फर्स्ट में, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना, और आखिरी तक बने रहोगे तो आई थिंक आपका जो नज़रिया है इस पूरे सिचुएशन को देखने का वो ऑब्वियसली बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं असेसिंग द फ्रेजिलिटी ऑफ द करंट सीज फायर। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीफिंग की शुरुआत पन्नों से करते हैं। जब हम इस सीज फायर के रियलिटी को चेक करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो है इसकी हाई फ्रेजिलिटी, यानी इसका बेहद कमज़ोर होना। रिपोर्ट साफ कहती है कि ग्राउंड पर चल रही ऑनगोइंग रीजनल मिलिट्री एक्शंस और दोनों तरफ से हो रही वॉलेटाइल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की वजह से ये सीज फायर हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होता जा रहा है। यानी कि दिखती सी बात है, एक ना एक दिन ये जो सीज फायर का नाम लिया गया है कि सीज फायर रोकते हैं, बट ऐसा कह रहे हैं, ऐसा माना जाता है, रिपोर्ट्स में आ रहा है कि यूएस ने इस सीज फायर को इसलिए किया है ताकि वो अपने मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग कर सके। उनके यूएस में जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, ये इतने डॉलर्स खर्च हो गए हैं इस लड़ाई में, तो उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ रहा है। इसीलिए ये एक सीज फायर जस्ट टेम्प्ररी है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और इसीलिए ये जो है ये मतलब कि टाइम के साथ साथ ये जो सीज फायर है कमज़ोर होता जा रहा है। यानी कि ये सिर्फ कागज़ पर एक समझौता है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का नया बेसलाइन पोस्चर, एब्सोल्यूट डिस्ट्रस्ट।
ईरान ने अब ऑफिशियली ये क्लियर कर दिया है कि वो यूएस के किसी भी डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स, किसी भी वादे या नेगोशिएशंस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता है। ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि मुझे यूएस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, यूएस क्या करता है, कैसे करता है, जो मुझे वो बोल रहा है करने के लिए वो मेरे लिए सही है। ये मतलब कि उसने अभी ये बोला है कि ईरान ने बोला है कि मैं यूएस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उनका जो भरोसा है यूएस के ऊपर से टूट चुका है। ठीक है, वो उनके लिए जो यूएस का हर एक डिप्लोमेटिक मूव एक ट्रैप या धोखा हो सकता है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, कि ये जो है, ये जो हमें बोला जा रहा है कि हम आपके साथ है, ये सब है, ये जो है ये सिर्फ एक धोखा है उनके अकॉर्डिंग, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान पीछे हट रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान प्रिपेयर्ड है फॉर एस्केलेशन की स्टेट में। ठीक है, यानी अगर ये ट्रूस या सीज फायर टूटता है तो ईरान काइनेटिक अटैक्स यानी डायरेक्टली मिलिट्री एक्शंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस जो उन पर लगाए जाते हैं, दोनों एक साथ लड़ने के लिए अपनी एक्टिव मिलिट्री रेडीनेस को मेंटेन कर रहा है। वो डिफेंसिव मोड से निकल कर एक्टिव काउंटर अटैक के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, ये सब ईरान ने अपना सोच रखा है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पे ये बता रखा है कि वो काइनेटिक अटैक्स रेडी है फॉर बोथ काइनेटिक अटैक्स एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए जो ईरान है वो एकदम रेडी है। देखते हैं अभी ईरान के साथ या फिर आगे क्या होने वाला है। इस रिपोर्ट के अंत तक हमें पता चल जाएगा कि ईरान क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट इज की डायग्नोसिंग द डिप्लोमेटिक डिस्कनेक्ट। अब आते हैं इस रिपोर्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट पन्ना है उनमें से एक पर। ठीक है, डायग्नोसिंग द डिप्लोमेटिक डिस्कनेक्ट। यहाँ पर उन कारणों को टेबल के जरिए समझाया गया है कि दोनों साइड्स के बीच इतना बड़ा डिस्कनेक्ट क्यों है। चलिए इस टेबल को डिटेल में समझते हैं। ईरान का दावा है कि उन्होंने सीज फायर के दौरान गल्फ कंट्रीज या बाकी शिप्स को टारगेट नहीं किया और संयम दिखाया। तीसरा है कंसिस्टेंट मैसेजिंग। ईरान का कहना है कि उनकी तरफ से रेड लाइंस और पलटवार को लेकर हमेशा साफ और क्लियर बातें कही गई है। अब दूसरी तरफ है ईरान क्या समझता है यूएस। ईरान के हिसाब से यूएस क्या करता है, वो अनप्रोवोक्ड अग्रेशन यानी कि जब पीस टॉक्स चल रही थी तब भी यूएस ने बिना किसी उकसावे के मिलिट्री स्ट्राइक्स किए, इमीडिएट ब्रीचेस हुए, यानी कि सीज फायर लागू होने के अगले ही दिन इजराइल फोर्सेस ने लेबनान पर हमला कर दिया जो समझौता तोड़ना जैसा था। ठीक है, फिर इरेटिक सोशल मीडिया डिप्लोमेसी। यूएस लीडरशिप की तरफ से ट्विटर सोशल मीडिया पर रोज बदलते और कॉन्ट्राडिक्टरी थे। ठीक है, जिसने फॉर्मल पीस एफर्ट्स को खराब किया है। इस टेबल से साफ पता चलता है कि ईरान खुद को एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह दिखा रहा है, जो कहता है कि हमने 2015 के न्यूक्लियर समझौते को तब तक माना जब तक यूएस ने उसे खुद नहीं तोड़ा। उन्होंने सीज फायर के दौरान बाकी गल्फ देशों को परेशान भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन उनका आरोप यह है कि यूएस और उसके अलाइज का रवैया बिल्कुल इरेटिक और अचानक हमला करने वाला रहा है। नेगोशिएशंस के दौरान स्ट्राइक करना, सीज फायर के अगले ही दिन इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला करना और यूएस लीडर्स का ट्विटर या सोशल मीडिया पर रोज नए थ्रेड्स देना, इन सब ने फॉर्मल पीस एफर्ट्स की बुनियाद को हिला दिया है। ठीक है, फिर अगला चीज हमारे पास है कौन सी, हाँ, द हार्डनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक चैनल्स। इसका क्या मतलब है समझते हैं। जब किसी देश का फॉर्मल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नाकाम होता है तो उनकी अंदरूनी पॉलिसी कैसे बदलती है, ये हमने रिपोर्ट का 4 पेज हमें बताता है, जिसका टॉपिक है द हार्डनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक चैनल्स। यहाँ हमने ईरान के अंदर चल रहे इंटरनल पावर शिफ्ट के बारे में पता चलता है। शुरुआत में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टैंड काफ़ी अलग था। वो यूएस ईरान एग्रीमेंट्स के पक्ष में थे और उन्होंने पीस डायलॉग्स को ब्रोक करने के लिए पाकिस्तान का दौरा भी किया था। ठीक है, वो चाहते थे कि डिप्लोमेटिक रास्ते में मामला सुलझ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री विंग IRGC, ठीक है, ये दूसरी तरफ है। एक तरफ तो है हमारे पास, वेट अ मिनट मैं समझाती हूँ, वेट अ मिनट, ये है कि दूसरी तरफ तो है फॉरेन मिनिस्टर क्या कहना चाहते हैं, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ है IRGC यानी कि ये है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स।
ठीक है, ये ठीक है, का इंस्टेंस बिल्कुल इनका अलग था। इनके हिसाब से इन्होंने शुरू से ही सीज फायर के टर्म को रिजेक्ट कर दिया था और वो सस्टेन्ड मिलिट्री इंगेजमेंट यानी लगातार सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे। ठीक है, उन्होंने सीज फायर जो था उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो हमेशा ही मिलिट्री इंगेजमेंट में रहे हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था, द ट्रस्ट कोलैप्स, यानी कि ट्रस्ट टूट गया। यूएस के कंटिन्यूस ब्रीचेस और रीजनल हालात को देखकर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अब फॉर्मल तरीके से डिप्लोमेटिक रिकॉन्सिलिएशन यानी समझौते के रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब वो भी आईआरजीसी के हार्डलाइन स्टैंड के साथ पूरी तरह अलाइन हो चुके हैं। पहले क्या था, जो फॉरेन मिनिस्टर थे और आईआरजीसी, इन दोनों की जो सोच थी वो अलग अलग थी। ठीक है, बट नाउ अभी जो फॉरेन मिनिस्टर का जो है, जो ट्रस्ट उनका टूट चुका है, नाउ वो अभी कम्प्लीटली आईआरजीसी को सपोर्ट करते हैं। ईरान का जो टॉप लीडरशिप है अब ये मान चुका है कि वेस्टर्न पावर और उनके रीजनल अलाइज सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग यानी जंग चाहते हैं, इसीलिए अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन अगर ईरान इतना ही अग्रेसिव है तो उन्होंने इस सीज फायर को स्वीकार क्यों किया? इसके पीछे क्या दिमाग चल रहा था, इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं इस पेज नंबर 5 पे। द स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बिहाइंड द पॉज, यानी कि जो उन्होंने सीज फायर के लिए इतना टाइम दिया वो क्यों दिया। रिपोर्ट कहती है कि इस सीज फायर के पीछे कुछ बड़े फैक्टर्स काम कर रहे थे जिसने अनसस्टेनेबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रेजेक्टरी कहा गया है। ठीक है, पहला है कि मिलिट्री स्टैग्नेशन। इसमें क्या है कि लगातार 40 दिनों की इंटेंसिव मिलिट्री एफर्ट के बाद भी कोर ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह अचीव नहीं किया जा सकता था। दूसरा है इकोनॉमिक ब्लोबैक। इसका क्या मतलब है कि इसमें इस लंबे खींचते कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल मार्केट्स पर क्या है, बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है जिसका असर सब पर पड़ रहा है। फिर तीसरा है रीजनल पुशबैक। इसमें क्या है कि अलाइड गल्फ नेशंस जो है, यानी कि ईरान के साथ जुड़े जो देश हैं की तरफ से भी लगातार डिप्लोमेटिक प्रेशर बन रहा था कि हालात को थोड़ा शांत किया जाए। इन सभी दबाव के बीच जब यूएस ने सीज फायर और नेगोशिएशंस के ऑफर सामने रखे तो ईरान ने उसे कैसे देखा? इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है ए टैक्टिकल रिट्रीट। ईरान ने इस सीज फायर को किसी शांति के प्रस्ताव या जेन्युइन डिप्लोमेटिक ऑलिव ब्रांच की तरह नहीं देखा, बल्कि ईरान का मानना है कि यूएस इस वक्त कमजोर पड़ चुका है, वो बैकफुट पर है और ये ऑफर यूएस की कमजोरी को साबित करता है। ईरान ने इस पॉज को सिर्फ एक मौका माना है अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करने का। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बात है कि अब आते हैं इस ब्रीफिंग के सबसे बड़े और संगीन जियो इकोनॉमिक एसेट पर, वेपनिंग एक्सेस टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 1/3 तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान ने यहाँ एक 2 गेट पॉलिसी लागू कर दी है। पहला गेट है ए, ठीक है, पहला गेट है ए जिसको हम ए कहते हैं, द ओपन गेट। इसका स्टेटस है गारंटीड सिक्योर पैसेज। यह रास्ता उनके लिए है जो ईरान के अलाइड और फ्रेंडली नेशंस है, और रिपोर्ट में ये यहाँ इंडिया का नाम मुख्य रूप से लिखा गया है। ईरान की पॉलिसी है कि अपने दोस्तों के लिए इस मैरीटाइम रूट को पूरी तरह से खोला रखा जाए ताकि रीजनल पार्टनर्स को कोई फ्रिक्शन या परेशानी ना हो। दूसरा है गेट नंबर बी जिसको कहते हैं द क्लोज्ड गेट। इसका स्टेटस है चोक डाउन और एक्टिवली टारगेटेड। ये उन एडवाइजरल पावर्स यानी कि दुश्मन देशों और अनपरमिटेड वेसल्स के लिए है जिन्हें एक्सेस देने से ईरान ने साफ मना कर दिया है। उनका साफ कहना है कि अगर कोई अनऑथोराइज्ड मिलिट्री या कमर्शियल एसेट यहाँ दिखा तो उसे वहीं इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट आता है। ठीक है, फ्रिक्शन पॉइंट क्या है कि ईरान इंडिया रिलेशंस। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आइसोलेशन, फ्रिक्शन इन इंडिया एंड ईरान रिलेशंस। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जहां ईरान ने गलती से एक इंडियन कमर्शियल शिप को टारगेट कर दिया था। इस रिपोर्ट में एक एनोमली यानी कि एक अपवाद कहा गया है।
क्योंकि नॉर्मल हालात में क्या होता है कि इंडिया और ईरान के बीच पब्लिक सॉलिडेरिटी रही है और इंडियन पब्लिक और गवर्नमेंट ने पिछले कॉन्फ्लिक्ट स्पाइक्स में सिंपैथी दिखाई है। इस बड़े फ्रिक्शन पॉइंट को कैसे हैंडल किया गया है? लीडरशिप टाइज के जरिए। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के बीच बेहद मजबूत और पर्सनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। ब्रिक्स डायलॉग और डायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करके इसे पूरी इंसिडेंट को आइसोलेट कर दिया गया ताकि दोनों देशों के बीच चल रही बॉर्डर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, वो जैसे थे पहले वैसे ही रहे। फिर क्या आता है, अब बात करते हैं आखिरी पन्नों की, दैट इज पेज नंबर 8। इसमें क्या गया है? द ट्रांजिशनल ग्लोबल पावर आर्किटेक्ट। यह पन्ना पूरा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच बयान करता है। रिपोर्ट साफ शब्दों में कहती है कि जो सीज फायर की फ्रेगलिटी हम देख रहे हैं, ये सिर्फ किसी एक खाते या रीजनल का मामला नहीं है। ये इस बात का डायरेक्ट सिम्टम है कि दुनिया का पुराना ऑर्डर बदल रहा है। एक ज़माना था जब यूएस यूनिपोली इन्फ्लुएंस और डेटरेंस से पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन आज यूएस के अल्टीमेटम्स को डायरेक्ट रेजिस्टेंस मिल रही है। यूएस जो सैंक्शंस लगाता है उन्हें अब देशों द्वारा खुलेआम बाईपास किया जा रहा है और उनसे लड़ा जा रहा है। यूएस का जो रीजनल प्रेशर का एफिशिएंसी था वो भी अब विजुअली कमज़ोर होता जा रहा है, यानी साफ साफ खत्म होता दिख रहा है। यानी कि यूएस जो सैंक्शंस लगाता है देशों पर, उससे भी देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, दूसरी तरफ द राइज ऑफ चाइना और मल्टीपोलर अलाइनमेंट। ठीक है, एक तरफ तो यूएस यूनिपोलर था, अभी दूसरी तरफ जो राइज हो रहा है द राइज ऑफ चाइना एंड मल्टीपोलर अलाइनमेंट्स की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वेस्ट एशियन डायनामिक्स बदल रहे हैं और रीजनल स्टेट्स को एक नई ताकत मिल रही है। इन देशों के पास अब अल्टरनेटिव इकोनॉमिक अलाइनमेंट्स है, जिसकी वजह से उन्हें ये लिवरेज मिलता है कि वो वेस्टर्न को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। पुरानी दुनिया जहां यूएस के कहने पर फैसले होते थे, अब खत्म हो रहा है। ठीक है, अभी क्या होता है, तो दोस्तों इस पूरी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग का निचोड़ यही है कि ईरान अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनकी जीरो ट्रस्ट पॉलिसी ने ये साफ साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ सकते हैं। हमारे देश इंडिया के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बारीक से चलने वाला रास्ता है। एक तरफ हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना ट्रेड सही रखते हैं और दूसरी तरफ बदलते मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाए रखना भी है हमको। ठीक है, आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्या यूएस का डोमिनेंस अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा है और क्या इंडिया इस बदलती जियोपॉलिटिक्स में अपना फायदा निकाल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।